साथियों, इस वक़्त मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हूँ। आज एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे, जिस प्रोग्राम में प्रोफ़ेसर निर्मला चौधरी पहुँची हुई थी कि उनसे मिलने का सबब बना, तो उनसे जम्मू से कुछ लोग मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। आखिर देखते हैं कि अंदर जो मीटिंग चल रही है, वो मीटिंग क्या है और किस विषय को लेकर के मीटिंग जो है, वो यहाँ चल रही है। तो निर्मला चौधरी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे अगर हम बात करेंगे तो मैम क्या बात चल रही थी? अभी आप सब लोग बैठे हुए कुछ अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके। तो जम्मू से अभी हम शिक्षा नीति पे बात कर रहे थे। मैडम सुनीता जम्मू से आए हुए हैं और ये लड़कियों का स्कूल चलाते हैं और इसी बारे में हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज के लिए पढ़े लिखे लोग जो शिक्षा व जगत में हैं वो बच्चों के लिए बच्चियों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो उसी बात पे डॉक्टर आर फुलिया जी बैठे हैं, मैडम सुनीता बैठे हैं और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। तो सभी पढ़े लिखा वर्ग बैठा है। तो पढ़े लिखे वर्ग को चिंता करनी चाहिए कि जो हमारा समाज है, जैसे हम पढ़ लिख के आज एक अच्छे घर में बैठे, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, हमारे बच्चे भी इस तरह की जगह समाज में पाए। मेरा ये सवाल है कि एक तो हमने किसी भी तरीके से आपसे परमिशन नहीं ली, बिना इजाज़त के आपके घर में आए हुए और आप लोग सब बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे, तो हमें लगा कि जब पढ़ा लिखा वर्ग बैठा होगा तो कोई ना कोई मंथन तो हो रहा होगा। शिक्षा को लेकर के इतनी चिंता क्यों? आरटीआई इंडिया से आप आए हैं और बेशक आप एक हमें सरप्राइज दे रहे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है जो चर्चा हम 4 लोग इस बंद कमरे में बैठ के कर रहे थे अपने समाज के लिए, अब वो 4 से 4,000 तक लोगों तक या इससे भी ज़्यादा लोगों तक बात जाएगी, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुजन समाज, गरीब समाज जो है आगे बढ़ सकता है। और हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। जैसे बाबा साहब ने 34 डिग्रियां ली और विदेश में पढ़ के आए और फिर अपने देश की सेवा की, उसी तरह मैं चाहती हूँ कि मेरा समाज गरीब ना रहे और वो सब के सब पढ़कर बाबा साहब की तरह सभी वर्गों का कल्याण करे, ना केवल अपने वर्ग का भला या कल्याण करे। आप आज एक प्रोग्राम में आई थी, एक अखबार के वार्षिक प्रोग्राम में आप आई थी, तो उस प्रोग्राम में मैंने आपके बारे में जाना, लोगों से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि आपका जो बैकग्राउंड है, जो फैमिली हिस्ट्री है, तो वो बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो स्टोरी क्या थी? कैसे आपने एजुकेशन की ओर रुख किया? क्योंकि परिवार में जो हिस्ट्री मैंने सुनी है कि पढ़े लिखे लोग नहीं थे और आप आज एक बड़े मुकाम पर हैं एजुकेशन के इस रास्ते पर निकल चुकी हैं कि बाकी लोगों के लिए उदाहरण बनी हुई हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपने परिवार से तीसरी पीढ़ी हूँ। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट दादाजी रहे हैं, वो जूती बनाते थे और गांव का माहौल मैंने खूब देखा है। 5वीं तक गांव में ही परवरिश मेरी रही है और जब वो जूती बनाते थे तो राजपूत कम्युनिटी के लोग जब जूता भी लेने आते थे तो वो हाथ से भी जूता नहीं उठाते थे, वो लकड़ी आगे कर देते थे, एक लाठी रखते थे कि इस लाठी पे जूता टांग दो और पैसे ऐसे डाल के चले जाते थे। लेकिन मैंने देखा कि मेरे दादाजी इतने स्वाभिमानी थे, वो कहते थे पैसे उठा के दे तब जूती दूंगा और हाथ से जूता पकड़, मैंने जूता लाठी पे नहीं टांगना। तो मैं उनका वो व्यवहार देख के मुझे सोच में पड़ जाती, बहुत छोटी थी, कि ये लोग ऐसा ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्या हमारी कम्युनिटी ने किया है कि एक आदमी आदमी के साथ इंसानियत वाला व्यवहार नहीं कर रहा है। तो दादाजी को तो बहुत सियाने थे, अनपढ़ थे, खूब अच्छा हमारे घर में गुजारा था। जो वो पैसे जुत्ती का रेट फिक्स करते थे उतना ही लेते थे, चुवन्नी भी कम नहीं करते थे कि चुवन्नी पहले बाकी पैसा बाद में। तो उससे घर ठीक चलता था। और दादाजी के 2 ही, मेरे पापा और बुआ 2 ही बच्चे रहे हैं, तो पापा को उन्होंने पढ़ाया। बुआ जी की जल्दी शादी कर दी थी, वो नहीं पढ़ी। तो पापा जी जब उस कोठरी में बैठते थे जूता बनाने वाली में, तो दादाजी पापा को डांटते थे कि यहाँ से चांदी उठ ले,
इनमें से कुछ नहीं निकलेगा, जाके किताब उठा ले, पढ़ ले, बड़ा आदमी बनना, नहीं तो इसी में बदबू में सड़ेगा, देखो कितनी बदबू आ रही है चमड़े में से। तो पापा को कहीं ना कहीं वहां से वो डराते थे, धमकाते थे कि ये काम नहीं करना, पढ़ाई कर। और पापा को ये बात कहीं समझ आती थी और वो फिर पढ़ने में बहुत होशियार रहे। और राजपूत कम्युनिटी के लोग फिर उनसे पढ़ने आते थे, पापा अपनी स्टोरी हमें सुनाते हैं। तो दूसरी जनरेशन पापा की थी, तो वो पढ़ पढ़ के फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज में वो लेक्चरर बने। यूपीएससी के एग्जाम भी दिया, लेकिन इंटरव्यू में 2-3 बार वो रहते रहे, पास नहीं हुए। तो जब एज बार हो गई तो कॉलेज कैडर के लेक्चरर सिलेक्ट हुए, और जब वो कॉलेज में आए तो अपने बच्चों के लिए उन्होंने पढ़ाई के सारे रास्ते खोल दिए। और जैसे वो घर में अकेले थे तो उनको पता था कि अकेले बच्चे का कोई सखा साथी नहीं होता। अकेले कहते थे मुझे, मैं बोरी में मुंह डाल डाल के रोता था, बच्चे 5-7 होने चाहिए घर में। तो इसलिए हम 5-7 भाई बहन है, खूब मौज है। और उनकी पढ़ाई की बदौलत आज मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, डॉक्टरेट मैंने किया, पीएचडी। मेरा भाई रोहतक यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट किया, वो मैनेजमेंट में प्रोफेसर है। तीसरे भाई ने डॉक्टरेट कर रहा है, वो मौलाना यूनिवर्सिटी में टीचर है। और चौथा भाई जो है प्राइमरी स्कूल में टीचर है। तो एक टीचिंग जो है, शिक्षा की वजह से पापा को एहसास हुआ कि अगर शिक्षा है तो हमारी इंसानियत वाली जिंदगी है, नहीं तो जानवर से बदतर है। लोग हमें अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं देते थे, अच्छे से बात नहीं करते थे। तो 4-5 भाई बहन हम पीएचडी हैं, जो मैं आपको बताती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। और ये सारा पढ़ाई का चमत्कार इसलिए हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला स्लोगन दिया है, शिक्षित बनो। और पहले स्लोगन पर ही हमने अमल किया, बाकी 2 स्लोगन तक हम नहीं पहुंचे। शिक्षा आएगी तो बाकी 2 स्लोगन का पर्पज अपने आप पूरा हो जाता है। तो जैसे ही शिक्षा आती है तो घरों में आपको रोजी रोटी भी मिलती है, सभी बच्चे अच्छे से कमा रहे हैं, कोई कम नहीं है किसी से। और अब मेरे बाद वाली जो जनरेशन है, मैं अपने भतीजे भतीजी की बात करूं, अपनी गुड़िया की बात करूं, तो सब पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं और फॉरेन भी जा रहे हैं। ठीक है, और वो फॉरेन ऐसे नहीं जा रहे कि वहां बसेंगे, वो वहां से डिग्री लेके वापस आके अपने समाज की सेवा करेंगे। इस भाव से बच्चा आज पढ़ने जा रहा है। मेरा एक सवाल ये था कि जब गवर्नमेंट स्कूलों की शिक्षा को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं, बातें ये चल रही हैं कि पहले लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके आईएएस बने, डॉक्टरेट की, आगे तक गए। अब की जो शिक्षा नीति है उसमें हमें फ़र्क लग रहा है। अब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, रिजल्ट जो है वो 0 आ रहा है। इसे आप कैसे देखती हैं? हाँ, चिंता का विषय यही है। आज की जो बैठक का उद्देश्य भी यही था। हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम लोग पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, तो हर कम्युनिटी का, हर जात बिरादरी का बच्चा आता था और अध्यापक उसको एक समान व्यवहार करता था। लेकिन आज हालत ये है कि जो रिसोर्सफुल हैं, जिनके पास पैसा है, वो प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है, मजदूर हैं, गरीब हैं, वो बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है। सही चिंता का विषय यही है कि सरकार से मेरी सबमिशन ये है कि प्राइवेटाइजेशन ना करे शिक्षा का। प्राइवेटाइजेशन एक तरह का बेचना है शिक्षा को, और जब शिक्षा बिकती है तो वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है। 80-90% लोग इस देश के आज भी गरीब हैं जो शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते, और प्राइवेट शिक्षा का तो बहुत दूर तक। और जब शिक्षा नहीं देश में होगी तो गरीब आदमी फिर वही गुलामी की बेड़ियों में आ जाएगा, और वो बिल्कुल जानवर जैसे जिंदगी जिएगा। और देश महान नहीं हो सकता, बिना शिक्षा के कोई भी देश महान नहीं बन सकता। शिक्षा आएगी तो वैज्ञानिक सोच आएगी, वैज्ञानिक सोच से तर्क आते हैं, और तर्क से डिसीजन अच्छे होते हैं, और डिसीजन से देश आगे बढ़ता है। तो इसीलिए मेरी इसमें पढ़े लिखे वर्ग का एक जिम्मेवारी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये चर्चा किया करते थे कि उन्होंने कुछ लोगों को पढ़ने के लिए भेजा था कि विदेश से जाकर के वापस आएंगे और वो अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे। लेकिन क्या अब समाज का पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो अपनी जिम्मेवारी को निभा रहा है? वो उन लोगों को जो पे बैक टू सोसाइटी की भी अगर बात करें तो क्या वो कर रहा है? समाज के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी या फिर उनकी जो मूलभूत कुछ मदद अगर करना चाहे तो क्या वो कर रहा है? हाँ, पे बैक टू सोसाइटी, जब पढ़ा लिखा आदमी इस बारे में सोचता है तो वो करता भी है, क्योंकि जब लेते हैं तो देना भी आना चाहिए। और जब किसी से लेते हो तो मैंने ये देखा है कि जिसको दिया है वो वापस करने की
कोशिश करता है, एक लेने को देना है कि उसने इतना सा दिया तो मैं उसको मल्टीप्लाई करके दूं। लेकिन कुछ लोग पढ़ लिख कर अच्छे ओहदे पे बैठ के, अच्छी पोजीशंस पे बैठ के वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए, अपना अपना सोचते हैं, अपने परिवार का सोचते हैं, या कहते हैं चलो मैं मजे से, मेरी जिंदगी जा रही है, मुझे क्या लेना। तो इस सोच को भी बदलने की जरूरत है। तो जो समाज का, अपने समाज का जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है, उसको जरूरत है कि ऐसे लोगों को समझाए कि भाई हमारे जो वो बाबा साहब रहे हैं, ज्योतिबा फुले रहे हैं, सावित्रीबाई फुले रहे हैं, अपना कांसीराम जी तक भी जो रहे हैं, तो वो सब ने समाज के लिए किया है। बाबा साहब ने तो अपने 4-4 बच्चे न्यौछावर कर दिए थे, अपनी पत्नी का भी सुख दुख, अपनी देह का भी, वो लास्ट में डायबिटिक होके मर गए हैं। मतलब इतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, परिवार की तरफ नहीं देखा। तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती कि थोड़ा सा हम भी अपने परिवार का, अपने समय का सेक्रीफाइस अपने समाज के लिए करें? करना चाहिए। यहाँ पर जो आपने बात कही है कि समाज के लिए सोचना चाहिए, मैं देखता हूँ कि जो लोग पढ़ लिख जाते हैं तो वो गांव से अपना नाता तोड़ लेते हैं। वो गांव के उन माहौल को, उन रिश्तेदारियों को ख़त्म कर देते हैं कि ये अनपढ़ गंवार हैं, ये समाज के बीच में अब हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये असभ्य समाज है, ऐसा कहा जाता है। तो उन लोगों की जिम्मेवारी पढ़े लिखे वर्ग की थी, जब वो नाता तोड़ देंगे तो उनमें से लोग आगे कैसे निकले? मैं इस बात को पूरी तरह भी नहीं कहूँगी, पढ़े लिखे लोग नाता नहीं तोड़ते, रूट्स से कनेक्शन बना रहता है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है कि जो अपना परिवार है या जो अपनी नौकरी है, उस समय में से समय निकाल के वो नहीं दे पाते। लेकिन जब गांव से कोई रिलेटिव आता है, कोई अपना भाई बंधु आता है, तो उसकी जी जान से सेवा करते, उसको पैसा चाहिए तो हम पैसा भी देते हैं, उसको कोई कॉपी किताब देनी है तो वो भी देते हैं। डिसकनेक्टेड बिल्कुल नहीं होते, लेकिन पूरा समय नहीं दे पाते जितना उसको देना चाहिए, जितनी सपोर्ट देनी चाहिए। तो लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि उसको सपोर्ट करें। प्रॉब्लम वहां आती है जब बच्चे के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं और वो जो मजदूरी करते हैं, शाम को वो फिर ड्रिंक कर लेते हैं या और दूसरी डर्टी हैबिट्स में आ जाते हैं। तो जो हेल्प करने वाला है, मेरे जैसा परिवार, वो कहेगा ये नहीं, इसने नहीं सुधरना। तो वहाँ कहीं जाके कुछ जो हमारे सोसाइटी में बुराइयां हैं, उससे भी प्रॉब्लम आती है। हम मदद करने को तैयार हैं, लेकिन मदद लेने वाला मेंटली तैयार नहीं है। तो वहाँ भी हमें काम करने की जरूरत है। तो एक परिवार इसमें काम करेगा। ये मेरा आखिरी सवाल है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को जो अधिकार दिए, अब महिलाओं को वो अधिकार तो दिए, लेकिन महिलाएं क्या उसका सही तरीके से उपयोग कर पा रही हैं, उसका फायदा ले पा रही हैं या नहीं ले पा रही, या फिर नहीं लेना चाहती? बाबा साहब दलितों के मसीहा नहीं थे, वो सभी के लिए उन्होंने किया, क्या मजदूर, क्या किसान और क्या महिला और क्या ये कर्मचारी वर्ग, हर एक वर्ग के लिए उन्होंने प्रावधान रखे। हर एक का उन्होंने सोचा कि किसी को भी कोई पीड़ा ना हो, सब इंसानियत की तरह इंसान वाली जिंदगी जिए। तो महिलाओं के बारे में विशेष सोचते थे, क्योंकि जब हम बाबा साहब को और रमाबाई को भी पढ़ते हैं तो रमाबाई की वजह से बाबा साहब रहे हैं और बाबा साहब की वजह से रमाबाई रही हैं। तो दोनों कितना अच्छा उनका जो तालमेल देखने में आता है। तो बाबा साहब शुरू से ही औरतों के हितैषी रहे हैं, वो उनको सपोर्ट करते रहे हैं। और महिलाओं को क्या है, ये जो जब हम नौकरी में आ जाते हैं, मैटरनिटी लीव, ठीक है, हाँ, ये जो ब्रेक्स हैं, जब आप बच्चे को फीड कराते हो कि 4 ब्रेक्स मिलने चाहिए, वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए, और एक पार्टिसिपेशन की जब बात करते हो डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि 50% महिलाएं हैं। बाबा साहब क्लियर कट कहते थे, अगर महिलाएं आगे नहीं आएगी तो समाज आगे नहीं आ सकता। महिलाएं ऐसा वर्ग है जो अपने बच्चों को, आने वाली जो जनरेशन है उसको तैयार करती है। तो हाँ, पहला टीचर जो है माँ है बच्चे की, इसलिए माँ को पूरा तवज्जो, पूरा ध्यान और उसका पूरा मौका उसको मिलना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस होता है जब मैं गांव लेवल पे सरपंच पंचेस को भी देखती हूँ, वो मुंह ढक के रहती है, उनके देवर या जेठ या उनके हस्बैंड जाके उनकी मीटिंग अटेंड कराते हैं। कई बार यहाँ पे वीमेन स्टडी सेंटर में वर्कशॉप होती है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो औरतों को हम बताते हैं कि आप बने हो पंच और सरपंच, आप बोला करो।
आप जो महसूस करते हो औरतों की क्या समस्याएं आप कहो आदमी नहीं महसूस करेगा, तो उनको भी जागृत करने की बहुत जरूरत है। तो बहुत बार महिलाओं को खुद ही नहीं पता कि मेरे राइट्स क्या हैं, तो उन्हें राइट्स पता होने चाहिए और महिलाओं को भी पूरा जीने का अधिकार है, डिग्निटी के साथ वो भी जिए और आदमी भी जिए। आदमी और औरत दोनों एक समान रूप से सोसाइटी के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बेटी बचाओ बेटे को ना बचाओ, तो बेटा भी बचाओ और बेटी भी बचाओ, तभी समाज और घर सुंदर लगता है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि खाप पंचायतें अपनी मर्जी से फैसले सुनाती हैं, हरियाणा चर्चा में रहता है और हरियाणा के गांव में ये चीज़ें होती हैं। जब खाप पंचायतें होती हैं तो ऐसे ऐसे फरमान सुना देती हैं, या फिर इस्लामिक कंट्रियों में जैसे फैसले होते हैं वैसे देखने के लिए मिलते हैं। ये सवाल मेरा इसलिए था कि महिलाओं को जो बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं वो उसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रही? वो शिक्षा ना होने की वजह से नहीं कर पा रही है, क्योंकि अब गांव में तो पंच सरपंच के लिए एजुकेशन लेवल कंपलसरी कर दिया है कि ग्रेजुएट या +2 होनी चाहिए लड़की, तभी जाके गांव में उन लड़कियों को लेके आते हैं कि ये इलेक्शन लड़ेगी। अदरवाइज तो उन्हें इलेक्शन का भी मौका नहीं दिया जाता था। ठीक है, पढ़ाई, क्योंकि और कोई आदमी उनमें पढ़ा लिखा नहीं होता है। बहू भी अगर पढ़ी लिखी है कि इसको सरपंच बनाओ, लेकिन वो नाम की सरपंच होती है। तो पढ़ाई लिखाई एक सबसे बड़ी हर्डल है जो लड़कियों को कुछ भी सोचने का मौका नहीं देती, एक्शन में आने का मौका नहीं देती। और मैं ये कहना चाहूंगी कि एजुकेशन इसलिए भी जरूरी है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो। जब तक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं होगी, सारे के सारे काम अधूरे हैं। बिना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के कुछ नहीं हो सकता। पढ़ाई से रोजगार आएगा और रोजगार से घर चलेगा और उस लड़की का मान सम्मान होगा। आप जैसे देखते हो महंगाई भी खूब है, एक की कमाई से काम नहीं चलता, तो बेटी को भी उतना ही पढ़ाओ जितना बेटे को पढ़ाते हो। दोनों बच्चे कमाएंगे तो लाइफ दोनों की अच्छी होगी, समाज अच्छा होगा, राष्ट्र अच्छा होगा। बाबा साहब का नाम लेने से डर क्यों लगता है? सामाजिक लोग पहले नौकरी लेते हैं, उन्हीं की वजह से नौकरी मिली है, समाज में इज्जत मिली है, तो आज नाम लेने से डर लगता है। आपके घर के अंदर एक तस्वीर मैं देख रहा हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर घर के अंदर एंटर होते ही नजर जाती है, जबकि इस तस्वीर से लोग डरते हैं, लोगों को डर लगता है, समाज के ही लोगों को। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा साहब तो एक ऐसी शख्सियत रहे हैं, जब कुछ भी नया काम करना है, घर से निकलना भी है, अपने आप ही नमन हो जाता है, हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। अपने पेरेंट्स से भी बढ़ के वो हमें लगते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज हम हैं। एक समय था कि जानवर वाली जिंदगी जी जाती थी, पानी नहीं मिलता था, स्कूल में नहीं एंट्री होती थी, बल्कि बाबा साहब नौकरी करके पढ़ लिख के लगे तब भी उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था कि एक इंसान वाला नाता, एक पीएन भी उनको पानी नहीं पिला रहा था। तो ऐसे हालात को जिस आदमी ने दूर किया, अकेले ने किया, मैं तो बहुत फख्र से कहती हूँ एक आदमी सारी दुनिया को सिखा गया कि ये लाइफ होती है और हर आदमी को जीने का अधिकार है। तो उसकी मूर्ति लगाने में क्या डर है? बल्कि मुझे ऐसे लगता है सबसे ज्यादा मूर्तियां तथागत महात्मा बुद्ध की लगी हैं और सबसे ज्यादा मूर्तियां बाबा साहब की तोड़ी गई हैं। तो मेरे को बहुत मजा आता है देख के सुन के ये बात कि भाई बाबा साहब की मूर्ति से भी डरते हो। बाबा साहब जब सामने थे तो तुम कितना डरते थे, और वो संविधान सबको दे रहे हैं और सब ले रहे हैं, तो वो तो देने वाले थे, तो क्यों डरते हो उनसे? उनकी पूजा भी बाबा साहब ने कहा कि मूर्ति पूजा में मुझे मत ढूंढना, मुझे किताबों में ढूंढना, मैं किताबों में मिलता हूँ। तो डर किस बात का? खुल के कहना चाहिए, संविधान देके गए हैं, सबके लिए देके गए और संविधान से राष्ट्र चल रहा है। और अकेले बाबा साहब ऐसे जिनकी जयंती कई महीने मनाई जाती है, किसी की जयंती एक दिन से ज्यादा, 2 दिन से ज्यादा नहीं मनाई जाती। गवर्नमेंट ने भी इस बार 1 सप्ताह मनाई है, जो देख के भी राजी नहीं डॉक्टर बाबा साहब को। वो भी 1 सप्ताह, चाहे झूठे से सही, उन्होंने मस्तक टेके हैं बाबा साहब की मूर्ति पे। तो बाबा साहब का एक कितना बड़ा स्ट्रेचर है, जब तक दुनिया रहेगी, चांद सितारे रहेंगे, बाबा साहब अमर रहेंगे। और हम उनको बहुत बहुत नमन करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम की आवाज़ जो है ये जब इस चैनल से गूंजेगी तो सुनने वालों को, जो बाबा साहब के फॉलोअर हैं या इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को समझते हैं, उन्हें तो अच्छा लगेगा,
लेकिन जिन्हें इस शब्द को सुनते ही करंट लगता है, वो सावधान रहें। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं की विचार अगर ऐसे होंगे, जो बाबा साहेब का नाम लेने से डरती हैं, शायद जानती भी नहीं हैं कि बाबा साहब कौन थे, और जो पढ़ी-लिखी वर्ग की महिलाएँ हैं, वो अगर बाबा साहेब के दिए हुए अधिकारों की बदौलत आज कहीं हैं और उनका ज़िक्र कर रही हैं, तो हो सकता है कि समाज में बदलाव आए। और हरियाणा जैसे उन राज्यों में जिनमें आज भी खाम पंचायतें अपना फरमान सुनाती हैं, और ऐसे फरमान सुनाती हैं कि आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको लगेगा कि किसी इस्लामिक कंट्री में हैं, जहाँ पर फरमान सुनाने के बाद दूसरे आदमी को जीने का अधिकार नहीं होगा, खासकर औरतों को। तो पढ़ी-लिखी महिलाएँ, निर्मला चौधरी जैसी महिलाएँ, जो एजुकेशन के एक बड़े स्तर पर पहुँच चुकी हैं, और अब वो बात कर रही हैं जिस बात की ज़रूरत है। अब लगता है कि कोई बदलाव आएगा, और संविधान ख़त्म करना तो दूर, संविधान से देश सदियों तक चलेगा। धन्यवाद।